चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यह है अंतरिक्ष। हम लोग दिन में नहीं देख पाते हैं, रात में अच्छा से दिखाई पड़ता है। रात में आप लोग देखते होंगे अंतरिक्ष में तो अनगिनत आकाशीय पिंड दिखाई पड़ते होंगे, जिसमें सबसे अधिक जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उसको हम लोग स्टार्स कहते हैं, तारा कहते हैं। और इसकी संख्या असंख्य होती है, अनगिनत होती है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो ये जो अंतरिक्ष है, यूनिवर्स है, इसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं, जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस से बना है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस का मतलब होता है अंतरिक्ष, है ना? हाँ, कॉस्मोस से बना है कॉस्मोलॉजी। इसमें अध्ययन हम लोग करते हैं, स्टडी अबाउट यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ठीक है। अब इसमें कॉस्मोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिएगा कि अंतरिक्ष का ज्ञान हमारे पास तब तक अधूरा था जब तक कि हमारे पास दूरबीन नहीं था, टेलीस्कोप नहीं था। जब गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप बनाया, कब बनाया? 1609 ईस्वी में बनाया। तो उसके बाद आकाशीय पिंडों के बारे में जो हमारा ज्ञान था, पहले का ज्ञान और अभी का ज्ञान, दोनों में व्यापक बदलाव देखने को मिला। जैसे कि पहले ये कहा जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन यह धारणा गलत हो गई। यह धारणा गलत ही है। वास्तव में जितने ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस तरह से कई धारणाएं, नई नई धारणाएं आई अंतरिक्ष जगत के संबंध में। उसमें कहना बड़ा मुश्किल था। पहले के समय में सुनते थे, धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था कि लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन यह असंभव लगता था। लेकिन मनुष्य ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना कदम रखा। तो वो पहला मनुष्य कौन था जो अंतरिक्ष गया? कहाँ का था? हाँ, है ना, पहली बार 12 अप्रैल 1961 को कोई इंसान अंतरिक्ष में गया था। उसका नाम था यूरी गागरिन, है ना। और वो कब गया था? तो 1961 में। इसका संबंध किस देश से है? रूस से। रूस का रहने वाला ये था। और इसके बाद दूसरा जो है, भारत की अगर हम बात करें तो राकेश शर्मा, जो चंद्रमा पर गया था, नहीं, 1984 में। याद कैसे रहेगा कि ये इंदिरा गांधी के समय गया था अंतरिक्ष में। हाँ, इंदिरा गांधी ने पूछा भी था कि वहां से भारत कैसा दिखता था, तो इसका जवाब था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नहीं। तो ये राकेश शर्मा, याद रखना है 1984। इंदिरा गांधी की मृत्यु भी इसी समय हुई थी, तो याद रहेगा दोनों चीज आपको। इसके बाद जो दूसरा भारतीय का नाम आता है उसका नाम है कल्पना चावला। समय जरूर याद रखिएगा। महिला में प्रथम है ये भारतीय, महिला में प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम था कल्पना चावला। इसका संबंध हरियाणा से है, भारत से है। और ये 2003 में गई थी, लेकिन गई तो थी सही सलामत, वापस सही सलामत नहीं आ पाई। वापस आने के क्रम में जब धरती पर इसका यान आता, उससे 3 सेकंड पहले ही उस यान में आग लग गई और ये मर गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, है ना। नहीं तो बहुत सारी और भी जानकारी ये ला रही थी इस धरती पर। हो सकता था कि कुछ और नई जानकारी हमें मिल पाती, लेकिन इसका जो है दुर्घटना हो गया और ये नहीं बच पाई। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि दूसरा भारतीय मूल की महिला जो अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम था सुनीता विलियम्स, लेकिन ये भारत की नहीं थी, भारतीय मूल की थी। इसके माता पिता बहुत पहले, है ना, अमेरिका में जाकर बस गए थे। वहीं अमेरिका में ही इसका जन्म भी हुआ था और नासा में, वही जो अंतरिक्ष एजेंसी है, वहीं पर इन्होंने ट्रेनिंग लिया था। और हालांकि ये भी जाने वाली थी 2003 में ही अंतरिक्ष में, लेकिन कल्पना चावला का जो दुर्घटना हुआ था उसके कारण इसका प्रोग्राम जो है शेड्यूल बदल गया। और 2003 के 3 साल के बाद अर्थात 2006 में पुनः ये हिम्मत करके गई और वापस सकुशल आई भी और बहुत सारी जानकारी भी लाई थी। सुनीता विलियम्स।
तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स में डिफरेंस आपको जरूर याद रखना चाहिए कि अगर आपको भारतीय पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा, और भारतीय मूल का पूछेगा तो हाँ ये सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला जो है ये अंतरिक्ष में कितना घंटा बिताई थी, 376 घंटा, ज्यादा देर तक रही थी ये अंतरिक्ष में। और सुनीता विलियम्स जो है ये 195 घंटा अंतरिक्ष में बिताई थी। इसके बाद बारी आती है दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की। अगर हम बात करें तो ये है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की महिला थी और 1963 ईस्वी में गई थी यह अंतरिक्ष में। 71 घंटा इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था। तो पूरे दुनिया में पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए जो अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या होगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। संबंध रूस से इसका था। इसके बाद अब हम लोग आकाशीय पिंड के बारे में पढ़ेंगे कि आकाशीय पिंड कहते किसको हैं, है ना। सेलेस्टियल बॉडीज किसको कहते हैं, तो आप लोग देखते होंगे अंतरिक्ष में ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्का, धूमकेतु, है ना, या कोई भी पिंड जो भी अंतरिक्ष में होते हैं वो सारे को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। ये होता है आकाशीय पिंड जो कि कई रूपों में हमारे पास उपलब्ध हैं। हम इनको देखते रहते हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक एक के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा कि जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं इनके बीच का जब डिस्टेंस हमको निकालना होता है तो उसको किस यूनिट में निकालते हैं, प्रकाश वर्ष में, है ना, हाँ, लाइट ईयर। ठीक है, तो चूंकि इनका डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसको किलोमीटर में मापना क्या है, बहुत कठिन है, मुश्किल है। इसलिए इसको दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को जो मापते हैं उसकी इकाई क्या कहलाएगी, प्रकाश वर्ष कहलाएगी। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9500 अरब किलोमीटर। ठीक है, प्रकाश की चाल यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है। 3 × 10⁵ किलोमीटर। अगर इसी को हमको मीटर बनाना पड़ेगा तो 3 × 10 ये 3 × 10⁸ हो जाएगा, नहीं, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से पूछा जाएगा कि सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे नजदीक का तारा है पृथ्वी का क्या है, और पहला सूर्य, यानी सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सूर्य, और दूसरा यदि कोई तारा है नजदीक का तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है पृथ्वी से, 4.22 प्रकाश वर्ष। इसको पार्सेक में भी हम लोग डिनोट करते हैं। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रोक्सिमा सेंचुरी का हिंदी नाम भी प्रोक्सिमा सेंचुरी ही है। ठीक है, हाँ, ठीक है। जैसे स्टार्स को हम लोग सूर्य कहते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में स्टार्स कहते हैं, अरे सन कहते हैं, सॉरी, सूर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन कहते हैं, और हिंदी में सूर्य कहते हैं। लेकिन प्रोक्सिमा सेंचुरी को हिंदी में भी प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, इंग्लिश में भी प्रोक्सिमा सेंचुरी ही कहते हैं। सूर्य को आप लोग देखे ही होंगे, एक पार्सेक बराबर आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, सूर्य का और प्रोक्सिमा सेंचुरी का डायरेक्ट आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सूर्य बहुत छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और प्रोक्सिमा सेंचुरी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन धरती से जब देखिएगा तो सूर्य बड़ा दिखाई देगा और प्रोक्सिमा सेंचुरी छोटा दिखाई देगा, इसलिए क्योंकि सबसे नजदीक में पृथ्वी का कौन है, सूर्य है, और इसका डिस्टेंस बड़ा होगा। लेकिन अगर वास्तविक में हम अध्ययन करें तो सूर्य से कई गुना ज्यादा है। अगर हम कोणीय व्यास की बात करते हैं तो सूर्य का कोणीय व्यास जो है ये आपको 0.5 डिग्री पे होता है, जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी का 1.5 होता है। तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है ना सूर्य से। उसका दूसरा यूनिट था, डिग्री का दूसरा यूनिट था। ठीक है, देखिए निहारिका, ये भी एक आकाशीय पिंड है। किसको कहेंगे निहारिका, कहते हैं कि सर्वाधिक प्रकाशमान,
सर्पिलाकार आकाशीय पिंड जिसके नाभिक में अति प्रज्वलनशील गैस हो, उसको हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। दो चीज याद रखना है कि इसका जो आकार होता है निहारिका का, वो कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। और इसके केंद्र भाग में जो है, नाभि का मतलब क्या होता है? केंद्रीय भाग में प्रज्वलनशील गैस पाई जाती है जो लगातार जलती रहती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। निहारिका के बाद अगला जो है आपका, यह है गैलेक्सी, कि हमारी पृथ्वी जो है वो किस आकाशगंगा का भाग है, किस गैलेक्सी का भाग है? तो आपको याद रखना, उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। ठीक है, और ये तारों का विशाल पुंज है। हमारे अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में कितने आकाशगंगा हैं? तो लगभग 10,000 मिलियन आकाशगंगा पाए जाते हैं, जिसमें से एक आकाशगंगा मंदाकिनी है ना, जिसका जो हमारा सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा का भाग है? मंदाकिनी का। ठीक है, इसको मिल्की वे भी कहते हैं, हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। तो दो तीन बात याद रखिएगा कि हमारी जो पृथ्वी या हमारा जो सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा का भाग है? मंदाकिनी का, है ना। मंदाकिनी का आकार किस तरह का होता है? सर्पिलाकार होता है। देखिएगा, इस तरह का भी होता है। ऐसा भी फिगर जो है दुग्ध मेखला का आपको देखने को मिलेगा। इसकी तुलना आप दिवाली में जो पटाखा जलाते हैं चक्री वाला, जो गोल गोल घूमता है, उससे भी कर सकते हैं, वैसा ही दिखता है ये भी। ठीक है, स्टार्स के बारे में हम लोग, स्टार्स किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? अगर परिभाषा कहें तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले आकाशीय पिंड को तारा कहते हैं, है ना। अग्निपुंज होने के कारण तारों में क्या होता है? निरंतर ऊर्जा निकलते रहती है और ऊष्मा निकलते रहती है और वे टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, ट्विंकलिंग करते रहते हैं। जितने भी तारे हैं वो क्या होते हैं? आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य में जो है हाइड्रोजन के जलने से ऊष्मा और प्रकाश निकलती है और उसमें जो क्रिया होती है उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो संलयन किसका किसका होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में। नहीं, दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम के अणु बनाते हैं, जिससे विपुल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। ठीक है, सूर्य के बारे में विस्तार से हम लोग आगे पढ़ते हैं कि सूर्य में कितना क्या होता है, नहीं होता है। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जानकारी कहते हैं। अब कहता है कि स्टार्स जितने आकाशीय पिंड हैं उसमें से स्टार्स ही एक ऐसा है पिंड जो स्वयं ऊष्मा उत्पन्न करता है और प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अगर किसी चीज को हम जला देते हैं तो वो चीज हमेशा के लिए इस धरती से खत्म हो जाता है। देखते होंगे कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसका दाह संस्कार कर देता है लोग, वो पूरा खत्म हो जाता है, हड्डी उड्डी सब जल जाता है। ये आकाशीय पिंड है, ये भी जल रहा है, तो हो सकता है ये भी जलने के बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि सूर्य भी एक दिन क्या होगा? जलते जलते खत्म हो जाएगा। तो ये जब जलने लगता है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? जब इसका जो बाहर का परत कमजोर हो जाता है जलते जलते, तो उस स्थिति को हम कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। तो जलने से बाहर का परत कमजोर होता है और अंदर एक भयानक विस्फोट होता है। भयानक विस्फोट होता है और वो टूट जाता है कई हिस्सों में, असंख्य हिस्सों में खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है तारा। ठीक है, तो उसमें से अगर बड़े तारे में ये घटना होती है तो उस चीज को हम लोग कहते हैं, तारे में जब ये घटना होती है तो उसको पल्सर कहते हैं। और छोटे तारा जब विस्फोट होती है और समाप्त होती है तो उसको व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, तो व्हाइट ड्वार्फ भी एक प्रकार का सुपरनोवा का ही घटना है, लेकिन इसका साइज क्या होता है? तारे का छोटा होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। और जब तारे का आकार बड़ा होता है और वो टूटता है, खत्म होता है विस्फोट के साथ, तो उस घटना को क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। क्योंकि इसमें जो है, जो विस्फोट करने के बाद इसका जो चुंबकीय किरण का जो विकिरण होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। उसकी गति क्या होती है? बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए उसको पल्सर कहते हैं। हालांकि आजकल बजाज कंपनी का एक गाड़ी भी आती है जिसको हम क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। पल्सर गाड़ी आती है ना, ये पल्सर यहीं से लिया गया है। इसका जो विकिरण होता है ना, उसका गति जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। ठीक है, हाँ।
अब देखिएगा ब्लैक होल इसी तरह से विखंडित होता है वो स्टार्स, उसका फिगर था ये। ब्लैक होल का खोज कौन किया था बताइए तो? एस चंद्रशेखर, और इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने बताया कि जब तारे बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जब तारे की मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसमें जो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण जो है वो ब्लैक होल में बदल जाता है। और जब ये ब्लैक होल की घटना होती है तो इससे होकर कोई भी पिंड या कोई भी प्रकाश पुंज या कोई भी विकिरण है ना बाहर नहीं जा पाती है। इसी को कहते हैं ब्लैक होल, है ना। कृष्ण छिद्र हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? कृष्ण छिद्र कहेंगे। इसी तरह की संरचना होती है कृष्ण छिद्र का, है ना। तो याद रखना है कि इसका जो ग्रेविटेशन होता है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इस वजह से इसके अंदर अगर कोई पिंड आता है तो उसको यह क्या करता है? वापस नहीं जाने देता है। ठीक है। कृष्ण पिंड के बाद जो है हम लोग ग्रह के बारे में देखेंगे। ग्रह कहते किसको हैं? तो ग्रह उसको कहते हैं जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और जिसका अपना और जो सूर्य के चारों ओर क्या करता है? एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। निश्चित कक्षा, और उस कक्षा का जो आकार होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है सूर्य के चारों ओर, है ना। ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, और जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब ऐसे भी लोग जो है देखिएगा कि कोई आदमी किसी के पीछे लग जाता है ना, कहता है ग्रह हो गया क्या उसका? कहता है ग्रह है क्या? मतलब क्या उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इस तरह से कहते हैं ना। तो वही बात है, ये जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है, पीछा नहीं छोड़ता है, तो इसलिए इसको ग्रह कहते हैं। याद रखने के लिए सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य अपने अक्ष पे घूमता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूर्य में पृथ्वी में दो गति होता नहीं, सूर्य में एक गति होती है और पृथ्वी में दो गति होती है। पृथ्वी में दो गति कौन कौन होती है? एक घूर्णन और परिक्रमण या परिभ्रमण, है ना। लेकिन सूर्य में केवल और केवल घूर्णन गति होती है, रोटेशन होती है। घूर्णन किसको कहते हैं? जो अपने ही अक्ष पे घूमते रहता है। जैसे आप लोग कुम्हार वाला चाक देखे होंगे, कुम्हार चाक घुमाता है ना, तो वो एक्सिस पे घूमते रहता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? घूर्णन। तो सूर्य में एक ही गति होती है, लेकिन पृथ्वी में दो गति होती है। ठीक है। तो सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता है, वो केवल अपने अक्ष पे घूमता है। ठीक है। इस तरह से देखिए ये सूर्य है और ये सब ग्रह हैं जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। डिस्टेंस के हिसाब से और दूरी के हिसाब से, आकार के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसका क्या साइज आता है। क्वेश्चन पूछता है उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वही बात हो गया, जो तारे का चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रह। और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? उपग्रह, है ना। इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे अंतरिक्ष में उपग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसको क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। ऐसे यहाँ पे जितने सारे हैं चित्र हैं ये सब उपग्रह ही हैं। कोई मंगल का है ना, तो कोई बृहस्पति का, कोई शनि का, इस तरह से बहुत सारे उपग्रह होते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? कहता है कि आकाशीय पिंड जो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में होते हैं। वैसे आकाशीय पिंड जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं और एक छल्ला के जैसा जो है आकार बनाते हैं, उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऐसे क्षुद्र ग्रहों की संख्या जो है लगभग आपको 45,000 है क्षुद्र ग्रह, जो बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है। ठीक है। उसको बंद कर दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कोई ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं? तो एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम लोग देख सकते हैं खुली आंखों से, उसका नाम है चारवेस्ता, है ना। हाँ, चारवेस्ता एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है।
देखिए इसी तरह की संरचना है, यहाँ पे आपको पड़ता होगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये मंगल है, ये जो मंगल है, और ये बड़ा वाला जो है, ये जो इसके बाहर वाला है कक्षा, ये क्या है, ये बृहस्पति है, और ये क्या है, मंगल है। और इस दोनों के बीच में जो इस तरह की संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, इस तरह का जो दिखाई पड़ रहा है, पट्टी जो दिखाई पड़ रही है, छल्ला जो दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, हाँ असंख्य है, इसकी संख्या बहुत है। तो इसमें से एकमात्र ऐसा है जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसका नाम है चारवेस्ता, है ना। हाँ, प्लूटो तो बौना ग्रह है, वो ग्रह था जब IAU की बैठक हुई प्राग में, है ना, 2006 में, अंतर्राष्ट्रीय जो है खगोल यूनियन संघ का, तो उसमें निर्णय लिया गया कि प्लूटो जो है वो ग्रह की परिभाषा को पूरा नहीं करता है, अतः उसको जो है ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया जाए और उसको बौना ग्रह के रूप में दर्जा दिया गया, है ना। कब, 2006 में। ठीक है, उससे पहले तक वो भी ग्रह ही था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उल्का पिंड किसको कहते हैं। उल्का पिंड आप लोग देखे भी होंगे। उल्का पिंड क्या होता है, अंतरिक्ष में स्थित ठोस पदार्थ, अंतरिक्ष में स्थित ठोस पदार्थ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जो है जलने लगते हैं। जब ये ठोस पदार्थ पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र में आता है तो बहुत इसकी गति तेज होती है, और वायुमंडल में तो कण होते हैं ना, तो उससे घर्षण के कारण ये अपने आप क्या होते हैं, जलने लगते हैं, जलते हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। इस तरह का होता है, ये पृथ्वी है, ये ऊपर से लगता है कि आग का गोला कोई आ रहा है, हालांकि उल्का पिंड जहाँ पे गिरता है वहां पे गड्ढा भी हो जाता है, कहीं कहीं पे तो इतना बड़ा गड्ढा होता है कि झील भी बन जाता है बाद में, है ना। हाँ, तो ये उल्का पिंड आप लोग देखे हैं क्या, कभी देखने का मौका मिला, देखे देखे। चलिए देखिए, उल्का पिंड और धूमकेतु में थोड़ा सा अंतर है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो आता है और घर्षण के कारण जलने लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और धूमकेतु के बारे में कहा गया है कि ये जो धूमकेतु होते हैं, ये धूमकेतु आकाशीय धूलकण, जैसे कि आपको गैस, बर्फ, है ना, इत्यादि पदार्थ से ये बने हुए आकाशीय पिंड होते हैं, और इसमें एक लंबी पूंछ होती है, और ये सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के तापीयकरण से इसके सिर का निर्माण होता है ना। ये भी एक तरह का उल्का ही होता है ना, जो सूर्य की ओर जाता है, और सूर्य की ओर जो जाता है ना, तो इसकी जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य से दूर होता है। हाँ, सूर्य से दूर होता है, और इसका जो सिर होता है, मोटा वाला भाग, वो सूर्य की तरफ होता है, सूर्य के तरफ सिर होता है, और पूंछ सूर्य से विपरीत होता है। और ये जो घटना होती है, धूमकेतु प्रत्येक वर्ष जो है, एक ऐसा धूमकेतु है जो कि 76 वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है, और उसका नाम धूमकेतु का क्या है, हेली धूमकेतु। अभी जो है ये दिखाई पड़ा था आपको 1986 में। 1986 में तो हमको नहीं लगता है कि कोई देखे होंगे, देखे थे आप, देखे थे क्या बात थे, अच्छा 1986 में दिखाई पड़ा था। अब अगला धूमकेतु जो दिखाई देगा वो आपको 2061 में। तो सौभाग्यशाली वे होंगे जो दोनों धूमकेतु देखेंगे, है ना। नहीं देख पाएंगे, काहे नहीं, आप कैसे हिम्मत हार रहे हैं। अभी तो 23 हो गया, 23 के बाद अब कितना बच रहा है 61 में, बताइए कितना, मात्र 38 साल और अगर रह गए तो देख लेंगे, ऐसा थोड़े। ठीक है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है क्या। याद रखना, ये दोनों ये पूछ सकता है कि धूमकेतु कितने साल पे, ये जो धूमकेतु है जिसका नाम हेली है, कब दिखाई दिया था, 86 में दिखाई दिया था। अगला धूमकेतु हेली जो है, धूमकेतु कब दिखाई देगा, 2061 में। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं कई बार बीपीएससी में। देखिए इस तरह की संरचना होती है धूमकेतु की। हेली धूमकेतु इसी तरह का दिखाई देता है ना, जो इस तरह से जो है इसका सिर होता है और इसका पूंछ होता है।
तो सिर जो होता है वो सूर्य के तरफ होता है और इसका जो पूंछ होता है वो सूर्य के विपरीत होता है। बस इतना याद रखिएगा। ये सूर्य की ओर, हाँ, और उल्का पिंड जो बताए थे वो कहां, पृथ्वी पर। ठीक है, हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, बाहर से ही आता है। तो वायुमंडल में आने पे क्या होता है, जल जाता है घर्षण के कारण। समताप मंडल, वायुमंडल में जब आएगा, जब धूलकण मिलेगा तब ना ऊपर में तो हल्की गैस होती है ना, जैसे जैसे नीचे आएगा तो धूलकण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा जो है वो सबसे नीचे होगा या सबसे ऊपर होगा? जैसे जैसे हम लोग धरती के नजदीक आएंगे वैसे वैसे हवा में ज्यादा प्रदूषण मिलेगा आपको। जैसे जैसे धरती से ऊपर जाइएगा वैसे वैसे हवा जो है या वायु जो है वो कम प्रदूषित मिलेगी। अच्छा, सूर्य के बारे में जानिए आप लोग कि सूर्य से जो है पृथ्वी की जो दूरी है, औसत दूरी है, वो कितनी है होती है? लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। सूर्य का सतह का अगर तापमान आप हम लोग नापेंगे तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो ताप मापते हैं हम लोग किस मीटर से? पायरोमीटर से। क्या? हाँ, पायरोमीटर से हम लोग सूर्य के ताप को मापते हैं। एक क्वेश्चन आया था ना टेस्ट में, क्योंकि सूर्य की ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। तो सतह का जब तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसके अंदर का तापमान कितना होगा? हाँ, केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मिलियन किसको कहते हैं? मिलियन बिलियन पढ़े ना आप लोग, ट्रिलियन भी होता है ना। बाहरी सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं? हाँ, कोर दिया हुआ था, कोर का मतलब वही हुआ बाहरी सतह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का जो घूर्णन अवधि होता है ना, सूर्य में एक ही गति होता है, केवल और केवल घूर्णन गति। परिभ्रमण गति इसमें नहीं होता है, केवल और केवल घूर्णन गति होता है। ये अपने अक्ष पे घूमती है और उसकी गति कितनी होती है? मतलब एक चक्कर लगाने में उसको 25.38 दिन लग जाता है। तो घूर्णन अवधि केवल होगा, परिभ्रमण अवधि सूर्य में नहीं होगा। और ये कितना होगा? तो लगभग 25 दिन, याद रखिएगा। मतलब एक चक्कर पूरा अपने अक्ष पे लगाएगा कितना दिन में सूर्य? 25 दिन में। ठीक है, सूर्य किसका किसका मिश्रण है? उसमें जो गैस है सूर्य में वो कौन कौन गैस का मिश्रण है उसमें? हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन 71% है सूर्य में, और हीलियम जो है सूर्य में 26.5% है। ठीक है, हाँ। तो आपको बताए थे कि सूर्य में सुपरनोवा की घटना होती है, सूर्य भी समाप्त हो सकता है। तो सूर्य कब तक जिंदा रहेगा, कब तक उसका आयु है? तो लगभग 5 बिलियन वर्ष तक, है ना, सूर्य जिंदा रहेगा। और जब सुपरनोवा की स्थिति सूर्य में उत्पन्न होगी, जब वो जल के खत्म हो जाएगा, तो उस स्थिति को हम लाल दानव कहते हैं। लाल दानव। जब सूर्य जो है, उसको क्लोज कर दीजिए, जब सूर्य समाप्त होने लगेगा, सुपरनोवा की जब स्थिति होगी, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? लाल दानव कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग टर्म्स है, इसको समझते जाएंगे। अच्छा, इसकी गणना कब से की गई है? नहीं, क्वेश्चन उनका सही है कि सर ये जो 5 बिलियन जो आप बोल रहे हैं, ये शुरू कब से कर रहे हैं, है ना? तब ना वहां से हम 5 बिलियन जोड़ेंगे, मतलब गणना करेंगे तो कुछ अंदाज, मतलब हम लोग के समय तक रहेगा या ना रहेगा, ये अंदाज लगा रहे हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी शुरुआत है, अभी स्टार्टिंग पे हम लोग हैं। अभी ऐसा आप माने के चलें कि ये शुरुआत है हमारी, अभी बहुत कुछ बाकी है। कितने करोड़ जनरेशन अभी आने बाकी हैं, है ना? इसलिए निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री रहें। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड या आपको 8 मिनट 20 सेकेंड? हाँ, इसमें 60 से भाग दीजिएगा ना, तो 8 मिनट 20 सेकेंड आपको आएगा, या फिर 8 मिनट 16 सेकेंड आएगा। संभव नहीं है। आप अपनी गति को बढ़ा दीजिए, आप अपने लाउडनेस को बढ़ा लीजिए, श्रवण क्षमता बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो 8 मिनट 20 सेकेंड क्या
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगता है समय। देखिए कभी कभी आप देखते होंगे सौर धब्बा पढ़े होंगे कि सूरज में भी धब्बा होता है। अच्छा, चंद्रमा में धब्बा होता है ना, आप देखे होंगे। तो उसी तरह से सूरज में भी धब्बा होता है। ये धब्बा दो तरह का होता है। एक चमकीला धब्बा होता है जिसको हम प्लेजस कहते हैं। तो सूर्य में जो चमकीला धब्बा है उसको क्या कहेंगे? प्लेजस। और सूर्य में जो काला धब्बा होगा उसको क्या कहेंगे? सौर कलंक या फिर सौर धब्बा। हाँ, धब्बा है तो कलंक है, याद रखना है कि सौर कलंक क्यों क्या होता है, तो सौर धब्बा होता है एक प्रकार का। ठीक है, काला धब्बा। अब कोई बन जाता है ऐसा कि कलंक है क्या रे, तो लगता है क्या कि सूर्य में भी कलंक है। वो जो काला हिस्सा है वो सूर्य का कलंक है। ठीक है, हाँ, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देखिए इस तरह का होता है। कहीं कहीं पे आपको दिखाई पड़ता होगा काला, कहीं कहीं पे काला दिखाई पड़ता होगा, है ना। तो कभी प्रदीप्ति इसकी बहुत ज्यादा भी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा तेज भी कहीं दिखाई पड़ता है, कोई एक पोर्शन, कोई एक भाग, है ना। कहीं कहीं पे आपको धब्बा भी दिखाई पड़ता है। ये होता है सौर आकाशीय पिंड है, वो आंतरिक ताप दाब के कारण होता है। कभी इसकी गति जो है ज्यादा हो जाती है, संलयन वगैरह की उष्मा ज्यादा निकलने लगती है, कहीं पे कम हो जाती है। इस वजह से इस तरह की घटना होती है सौर धब्बा की स्थिति। अच्छा, ये जो दिखाई पड़ता है ये भी आपको पूछता है कि ये सौर कलंक जो है ये क्या होता है, तो कहता है प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। बहुत विपुल मात्रा में विकिरण एकाएक उत्पन्न करता है, बड़ी मात्रा में चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जो पृथ्वी के बेतार संचार को भी बाधित कर देता है। हम लोगों का जो मोबाइल कनेक्शन है या टेलीविजन सैटेलाइट है ना, तो वो भी प्रभावित हो जाएगा, आपका नेट कनेक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण ये घटना होती है। तो आपको पूछ सकता है जो सौर धब्बा के कारण जो है ये जो प्रबल चुंबकीय विकिरण है इसका कुप्रभाव धरती पर क्या पड़ता है, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को ये क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, हाँ। और इसके बिगड़ने की प्रक्रिया कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, तो 11 वर्ष के अंतराल, प्रत्येक 11 वर्ष पे ये घटना होती है। ये जो 11 वर्ष पर ये जो सौर कलंक रिपीट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर कलंक चक्र कहते हैं। प्रत्येक 11 वर्ष पे ये जो सौर कलंक की घटना की पुनरावृत्ति होती है इसको क्या कहते हैं? तो सौर कलंक चक्र कहते हैं, है ना, याद रखना। अब थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग एक एक ग्रह के बारे में जानते चलेंगे, है ना। तो हम लोग सूर्य से दूरी के अनुसार ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो उसमें से जो शुरू के 4 ग्रह हैं उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं या पार्थिव ग्रह कहते हैं। शुरू के 4 ग्रह, तो शुरू के 4 ग्रह कौन कौन है भाई? जो सबसे नजदीक है उसका नाम क्या है? बुध। उसके बाद दूसरा जो है उसका क्या नाम है? शुक्र। तीसरा जो है उसका क्या नाम है? पृथ्वी। और चौथा जो है इसका नाम क्या है? मंगल। छोटा सा यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है और ये मंगल। तो ये चारों को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। या फिर चूंकि पृथ्वी इसमें मुख्य ग्रह है, जीवन इसी पे ना है और किसी पे है क्या, तो इसी के संदर्भ में इस चारों को हम लोग पार्थिव ग्रह भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी तुलना कहीं ना कहीं इससे है। और ये जान लीजिए कि ये चारों ग्रह जो है ये चट्टान से बने हुए हैं। किससे? ये आंतरिक ग्रह जो हैं, आंतरिक ग्रह का गति ज्यादा होता है या बाह्य ग्रह का? हाँ, इसको जरूर याद रखिएगा। बाह्य ग्रह जो होते हैं उसकी घूर्णन गति ज्यादा होती है आंतरिक ग्रह की अपेक्षा। और देख लीजिए कि सबसे कम घूर्णन गति किसका है, तो वो जो है आपको ये बुध का है। ठीक है, देखिएगा आप एक एक करके हम लोग सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन 2-3 के बारे में आज पढ़ लेंगे। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना। 2-3 के बारे में आज हम लोग क्लास में देख लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं किसके बारे में? मरकरी के बारे में। तो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध, मरकरी। ठीक है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा? बुध। बुध की परिक्रमण अवधि कितनी होगी?
88 दिन। बुध का एक दिन जो है वो पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? हाँ, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। ठीक है, बुध पर कोई भी वायुमंडल है या नहीं, इसलिए जीवन नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह भी नहीं है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इतना चीज याद रखना है बुध के बारे में। ठीक है, अब देखिए वीनस के बारे में। वीनस कहते हैं शुक्र को ना, शुक्र ग्रह जो होता है इसको हम लोग वीनस कहते हैं। और इसका जो आकार होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। इसीलिए जो है इसका कई उपनाम भी आता है ना। हाँ, जैसे इसको आप लोग, इसका परिक्रमण अवधि होता है 225 दिन। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की बहन या भगिनी किसको कहते हैं? शुक्र को। सबसे सौरमंडल का गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है ना। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। कितना डिग्री सेल्सियस होता है तापमान? यहाँ पे 470 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। और जानतीएगा यहाँ का जो वायुमंडल है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। वही तो बता रहे हैं, इसका जो वायुमंडल है ना, इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और यहां पर एक बादल होता है ना, ज्वलनशील गैस का एक बादल जो है पूरा फैला हुआ है, जो पूरे को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। तो जो एवरेज टेम्परेचर अन्य ग्रहों का है उससे इसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस है। बताइए अभी का टेम्परेचर 42 डिग्री है, इसमें ये हालत है। नहीं नहीं, जीवन नहीं है वहां, जीवन कहाँ है? नहीं है। चमकीला ग्रह इसी को कहते हैं ना, इसी वजह से इसको चमकीला कहते हैं। ठीक है, हाँ। और चमकीला होने के कारण जो है इसको प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। लाइटनिंग प्लैनेट है ये, लाइटनिंग प्लैनेट है, चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो इसी का उपनाम है। वायुमंडल में जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है इसके वायुमंडल में। शायद गर्मी का एक वजह यह भी रहा हो, है ना। हाँ, लगभग 96% वायुमंडल का जो वायु है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उस पूरे वायुमंडल का लगभग 96% कौन सी गैस है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक ये भी वजह हो सकती है। ठीक है, और इसको प्रेशर कुकर की दशा ग्रह भी कहते हैं इसी वजह से। जैसे प्रेशर कुकर खोलते हैं तो कितना भाप निकलता है, उसमें गुप्त उष्मा कितना ज्यादा होती है? बहुत होती है। प्रेशर कुकर में भाप होता है ना, भाप में गुप्त उष्मा होती है ना, तो बहुत ज्यादा होता है। तो वही स्थिति होती है मंगल कहते हैं शुक्र की। तो इसको आप याद रखिएगा, प्रेशर कुकर दशा ग्रह भी इसी को कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। समझ रहे हैं? और ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि सुबह का तारा और शाम का तारा इसीलिए इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये सुबह में दिखाई पड़ता है, खुली आंखों से देख सकते हैं इसको आप। शाम में भी इसको खुली आंखों से आप देख सकते हैं। तारा जैसा दिखेगा लेकिन तारा है नहीं। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे एक घटना हुई थी, वो जिस दिन, हाँ, ईद नहीं था, जिस दिन शुरुआत हुई थी, पहला दिन था रमजान का, और दुर्गा पूजा का भी उस दिन था, दशमी था शायद, तो सप्तमी था या जो भी हो। तो उस दिन देखे होंगे चंद्रमा के ठीक नीचे एक बिंदी के आकार का स्टार्स था। वास्तव में वो स्टार्स नहीं था, वो यही था। कौन? शुक्र ग्रह ही था। तो हम लोग इसको सुबह में भी देखते हैं और शाम में भी देखते हैं, इसलिए इसको सुबह का तारा और शाम का तारा तारा कह देते हैं, लेकिन तारा है नहीं, है वो वास्तव में क्या? ग्रह। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी धरती, जहां हम लोग रहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। देखिएगा ये अर्थ जो है ये दिखता है नीला। कैसा दिख रहा है? नीला। और नीला दिखने का एकमात्र कारण है कि इस पर जो है जल जो है 1/3 भाग पर क्या है?
जल है ना। हाँ, और स्थल जो है कम जगह पे है, 29% मात्र भाग पे क्या है, स्थल है, 71% पे जल है। तो इसी वजह से पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला है। घनत्व के दृष्टिकोण से ये पूरे सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है। इतना घनत्व किसी अन्य ग्रह का नहीं है। 5.5 ग्राम प्रति, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर इसका जो है आपको डेंसिटी होता है, घनत्व होता है। किसका, पृथ्वी का। याद रखना है कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, 5.5। ठीक है, तो सौर मंडल में सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है, पृथ्वी का। क्या, अब देखिए 2-3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि घनत्व में अगर पहला है तो दूरी के हिसाब से सौर मंडल का पृथ्वी का स्थान तीसरा है, और आकार के हिसाब से ये 5वां ग्रह है, 135, है ना। तो घनत्व के दृष्टिकोण से ये कौन सा हो गया, देखिए घनत्व के दृष्टिकोण से हो गया, ये क्या हो गया, पहला। दूरी के दृष्टिकोण से ये हो गया तीसरा, और आकार के दृष्टिकोण से कैसा हो गया, 5वां। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है पृथ्वी के संदर्भ में ना। हाँ, पृथ्वी के संदर्भ में याद रखना है। अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमती, इसको याद रखना है। कैसे याद रखिएगा, हाँ हाँ, सूर्य जो निकलता है उसके विपरीत याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो घूमने का क्रम होता है वो कैसा डायरेक्शन होता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर ना। ये क्वेश्चन आपको बीच में ऑप्शन जब आएगा एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तो वहां पे परेशानी होती है। इसको याद रखिएगा कि अगर ईस्ट से, है ना, तो पश्चिम से ये किधर की ओर घूमेगी, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर इसका मूवमेंट होगा। पृथ्वी जब भी घूमेगी तो पश्चिम से पूरब की ओर, इसको याद रखिएगा। हाँ हाँ, घूर्णन का ही ना हुआ, परिक्रमण का नहीं हुआ, परिभ्रमण का नहीं, ये घूर्णन का। अपने अक्ष के कारण दिन और रात होता है, घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात। तो घूर्णन में ये बात याद रखना, परिक्रमण वाला, परिभ्रमण वाला नहीं। सूर्य के चारों तरफ जो करता है उसमें नहीं, ये किसमें, घूर्णन में याद रखना है। किधर से किधर, पश्चिम से पूरब, घूर्णन का डायरेक्शन, दिशा। आगे देखिएगा, तो परिभ्रमण अवधि पृथ्वी की कितनी होगी, 365 दिन। एक्यूरेट अगर जानना हो तो आपको लिखना पड़ेगा 365 दिन 5 घंटा 9 मिनट और 9.54 सेकेंड। ये एक्यूरेट होता है ना, कि इतना दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। 365 दिन तो हम लोग को याद रहता है, लेकिन जानते हैं प्रत्येक 4 साल के बाद जो है, जो वर्ष होता है वो 366 दिन का क्यों होता है, इसी कारण से होता है। ये लगभग 6 घंटा हो गया, है ना, तो 6 चौक 24, तो 4 साल में एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो 365 की जगह क्या हो जाएगा, 366 दिन। यही कारण है, ठीक है। हाँ, लिप वर्ष, ठीक है। तो याद रखना है 365 दिन 5 घंटा 9 मिनट 9.54 सेकेंड, इसकी क्या होती है, परिभ्रमण अवधि होती है, ठीक है। अब जैसे घूर्णन अवधि अपने अक्ष पे होगा, अपने एक्सिस पे। जैसे ये कलम है और ये कलम ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये अपने अक्ष पे घूम रही है, एक ही जगह पे घूम रही है। तो वह कितना है, घूर्णन अवधि कितना है, 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड जो है, 09 सेकेंड, ये आपका घूर्णन अवधि होता है। तो लगभग इसको हम 24 घंटा कह सकते हैं। लगभग इसको कितना कह सकते हैं, 24 घंटा जो है इसको हम कह सकते हैं, इसकी घूर्णन अवधि होती है, ठीक है। अब देखिएगा कि पृथ्वी का रंग नीला पहले भी बताए थे, किसके कारण, तो जल की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है कि पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर घूमती है, बोलिए। चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, पृथ्वी के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, और दोनों प्रकाशित। तो आप देखिएगा कि जो चांदनी रात होती है वो तो उसमें तो बहुत ज्यादा लाइट होती है
बहुत कुछ आपको दिख जाता है। हाँ, चांदनी रात में तो वो जो लाइट है वो कहां से आती है? हाँ, सबका स्रोत वही है। हाँ हाँ, तो सूर्य भी तो तारा है। ठीक है, सही है। चलिए, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो गया चंद्रमा। और पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष है, मतलब कितना दिन में पृथ्वी समाप्त हो जाएगा? 4.5 अरब वर्ष इसकी अनुमानित आयु है। तो आपने देखा था सूर्य भी समाप्त हो रहा था, तो सूर्य से पहले ही ये खत्म हो रहा है, उससे पहले खत्म हो जाएगी। ठीक है, 4.5 वर्ष में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इसकी आयु वही है। देखिएगा, पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पे ऊंचा वक्ष होता है, कहीं ऊंचाई बहुत होती है, कहीं गहराई बहुत होती है। तो ऊंचाई जो सबसे ज्यादा है पृथ्वी की, सर्वोच्च बिंदु जो है वो कौन सा है? और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हाँ, 8850। पहले इसको लिखता था 8848। एनसीईआरटी 1 to 5 में लिखेगा आपको 8900, इसके आसपास ये। अच्छा, ये बढ़ क्यों रहा है? ये बढ़ता क्यों है? भू आंतरिक दबाव के कारण जो है चीन के तरफ से और भारतीय प्लेट दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, तो ये उसकी ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। और इसीलिए इसको जीवित पहाड़ भी कहते हैं, मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा पहाड़ है हिमालय। और हिमालय के ही ना सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जो कि भारत में है कि भारत से बाहर है? भारत से बाहर है ना, नेपाल में है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा। सागर माथा क्यों कहते हैं? इसलिए कि पहले यहां सागर था, और सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर। जहां आज हिमालय है वहां पर पहले सागर था, और सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर। तो नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये लगातार बढ़ रही है। एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? लगातार बढ़ रही है। ठीक है, हाँ। अच्छा, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा? मेरियाना गर्त है। ये किस महासागर में है? ये जो है आपको, है ना, पैसिफिक ओशियन में है ना, पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। और इसका जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त नाम है। और मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है बोलिए? 11,022 है। हम मीटर में है, किलोमीटर में अगर बोलेंगे तो 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा होगा। तो उतना गहराई है ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये पृथ्वी से संबंधित याद रखिएगा कि सर्वाधिक निचला स्थल खंड कौन सा है? कि इस पृथ्वी का सबसे निचला जो स्थल खंड है वह खंड कौन सा होगा? मृत सागर, जिसको डेड सी कहते हैं ना। इसकी लवणता सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक खारा होता है। कितना खारापन है इसका? 1 लीटर में कितना? यानी 1000 ग्राम में 300 ग्राम नमक ही होता है। हाँ, इसमें आप जाइएगा तो आप भी नहीं डूब पाइएगा, ना कोई जहाज डूब पाएगा, ना कोई सामान डूब पाएगा, तैरता रहता है सब कुछ, है ना। ये कहाँ है? मृत सागर, इजराइल में है मृत सागर। ठीक है, अब बताइएगा कि सूर्य से अधिकतम दूरी जो होती है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी, है ना, वो घटना क्या कहलाती है? उसको अपसौर कहते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी ज्यादा दूर होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई हो गया, अभी होने वाला है। अभी मई है ना, फिर जून, उसके बाद जुलाई। तो 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होगी वो अधिकतम हो जाएगी, सबसे ज्यादा। कितना हो जाएगी? तो 15 हाँ, लगभग 20 जो है 20 करोड़ किलोमीटर, है ना। हाँ, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर तो दूरी है ना सूर्य का। लेकिन जुलाई के महीने में ये दूरी और ज्यादा हो जाती है। तो उसी जब ज्यादा हो जाती है उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को। हाँ, यही है कि दूरी ज्यादा है तो गर्मी और ज्यादा क्यों हो जाता है? कम होना चाहिए था ना, दूरी ज्यादा है। अब देखिएगा, ठंडा के महीने में दूरी कम हो जाती है। जैसे सूर्य से न्यूनतम दूरी पूछेगा तो सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं।
और उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। और देखिए कितना दूरी घट गया, ये दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपसौर। तो वही है, याद रखिएगा। अपसौर ज्यादा वाला क्या हो जाएगा? जुलाई महीना में। जुलाई महीना में दिन बड़ा होता है क्या? और जनवरी के महीना में दिन छोटा होता है ना। जनवरी के महीना में दिन क्या होता है? छोटा होता है। जाड़ा में दिन छोटा होता है, गर्मी में दिन, अरे जाड़े में रात बड़ी होती है। हाँ, जाड़े में रात बड़ी। चलिए देखिए, आज जो है हम लोग आकाशीय पिंड के बारे में बहुत सारा जानकारी लिए। ठीक है, अब इसको जो है, ये जो है नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। और इसके बाद हम लोग फिर जो कुछ प्लैनेट बच गए हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो जून का महीना में, मार्च का महीना में, दिसंबर के महीना में जो घटना होती है, जिसको शरद विषुव, बसंत विषुव, इस शीत विषुव होता है ना, तो इस तरह से जो है दिन छोटा बड़ा इस तरह से होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास जब हमारा होगा, तब उसमें हम लोग क्लियर करेंगे इसको। आज रहने देते हैं क्लास यहीं तक। चलिए ठीक है।